हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है सुरभि तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टेप अप एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्लास 10th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड इस चैप्टर के दो पार्ट हमने ऑलरेडी हमारी लास्ट वीडियो में कवर कर लिए हैं, लेकिन अब बारी आती है पार्ट 3 की। पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने आपको बता दिया है कि ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर क्या होता है, उसके साथ साथ विजन में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, उनका करेक्शन हम कैसे कर सकते हैं, और एकोमोडेशन, पावर ऑफ एकोमोडेशन क्या होता है, नियर पॉइंट क्या होता है, फार पॉइंट क्या होता है। तो पार्ट 3 में अब हम जानेंगे प्रिज्म के बारे में, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म एंड डिस्पर्जन ऑफ व्हाइट लाइट बाय अ ग्लास प्रिज्म। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, समझना शुरू कर रहे हैं सीबीएसई एनसीईआरटी क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर नंबर 10 ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। प्रिज्म, प्रिज्म कैसा होता है आप सभी ने देखा होगा, देखा है या नहीं देखा है, आई होप देखा हो। प्रिज्म के फेजेस कुछ इस तरह से होते हैं, इसमें कुछ ट्रायंगुलर फेजेस होते हैं इस तरह से दो, ठीक है, और बाकी के फेज डिपेंड करते हैं, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। अब यहाँ पे हम प्रिज्म की मैथमेटिक्स को इतना नहीं समझेंगे, यहाँ हम समझेंगे कि प्रिज्म में जब कोई लाइट रे एंटर करती है तो बाहर जाने के बाद वो किस तरह से बिहेव करती है। तो देखिए, प्रिज्म एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, तो जब भी लाइट रे उसमें एंटर करेगी तो ज़रूर उसका रिफ्रैक्शन होगा। अब रिफ्रैक्शन तो आप सभी समझते हैं ना। तो यहाँ पे जब एयर से इस ग्लास में लाइट रे जाएगी तो वो अपने पाथ से थोड़ा डेविएट होगी, जैसा हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा है जब हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ा था। तो जब भी कोई वाइट लाइट किसी प्रिज्म में एंटर करती है तो वो एयर से उस ग्लास में एंटर करती है, मतलब रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है। तो जब भी कोई लाइट रे एयर से या किसी भी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बैंड हो जाती है। टुवर्ड्स नॉर्मल मतलब कि जिस पॉइंट ऑफ से ये इसमें एंटर कर रही है, अगर मैं इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ करूं तो मैं ये देखूंगी कि जब ये इससे एंटर करके बाहर आएगी तो अपने पाथ से डेविएट हो जाएगी। ये इसका ओरिजिनल पाथ था, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये कितने 7 कलर में टूट करके इस पाथ से डेविएट हो चुकी है, मतलब किसी और रास्ते से ही ये बाहर निकलते टाइम बाहर आ रही है। तो हमें क्या क्या समझना है प्रिज्म के बारे में, हमें यही समझना है कि जब भी कोई लाइट रेस में एंटर करेगी तो वो कैसे अपने पाथ से डेविएट करती है और किस एंगल के साथ करती है। तो यही पूरी स्टडी हमें प्रिज्म में करनी है हमारे क्लास 10th में। तो यहाँ पे प्रिज्म एक छोटी सी डेफिनेशन बताई हुई है कि प्रिज्म होता क्या है। तो प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम बाउंडेड बाय एटलीस्ट 2 लेटरल सर्फेसेस इंक्लाइंड टू ईच अदर एट अ सर्टेन एंगल। ये सारे जो इनकी सर्फेसेस होती है वो एक सर्टेन एंगल के साथ इंक्लाइंड होती हैं, ठीक है। इट हैज़ 2 ट्रायंगुलर बेस एंड 3 रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस। इसकी 2 ट्रायंगुलर बेसेस होती हैं, अगर ऊपर और नीचे अगर आप प्रिज्म को देखोगे तो वो ट्रायंगल होता है, और बाकी सारी जो उनकी फेसेस होती हैं वो रेक्टेंगुलर लेटरल सर्फेसेस होती हैं। The angle between the 2 lateral surfaces is called the angle of prism. अगर मुझे angle of prism निकालना है तो this is angle of prism because this is the angle between 2 surfaces. तो 2 surfaces के बीच के एंगल को हम angle of prism कहते हैं और इसे A से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आपको काम वाली चीज़ जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है कि एंगल ऑफ प्रिज्म क्या होता है, तो ये लाइन बहुत अच्छे से याद रखिएगा कि द एंगल बिटवीन द 2 lateral surfaces is called angle of prism. क्लियर है। अब हम जानते हैं कि हमें और कौन सी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है, जो हमें याद में रखनी है, ध्यान में रखनी है एग्ज़ाम के हिसाब से और प्रिज्म के हिसाब से। तो देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर एक लाइट रे एंटर कर रही है PQ, ध्यान से देखिएगा, PQ लाइट रे एंटर कर रही है, लेकिन उसे जाना कैसे चाहिए था, इस तरह से सीधे निकलना चाहिए था, लेकिन वो बैंड हो गई। कैसे बैंड हो गई, तो हमने इस पॉइंट पर एक नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल ड्रॉ करना आप सभी को आता ही होगा। यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ किया तो ये देखा कि जब ये इस तरह से जानी थी तो अपने नॉर्मल की तरफ बैंड हो जाएगी। सीधे जानी थी लेकिन कैसी बैंड हो गई है, इस तरह से बैंड हो गई। अब पूरे प्रिज्म में ऐसे ही चलेगी और जब बाहर जाएगी तो क्या होगा, अब ये आपका रेयर मीडियम है, ये आपका डेंसर मीडियम है, और जब लाइट रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो अवे फ्रॉम नॉर्मल शिफ्ट होती है। अब जब मैंने फिर से यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया तो मुझे इस तरह से लाइट रे शिफ्ट होती हुई नज़र आई है, ठीक है। अब मैंने सारे डायग्राम बना लिया, पूरी सारी लाइट रे को बना लिया। फिर मैंने देखा कि इन सभी के बीच में एंगल बन रहे हैं।
जैसे यहाँ पर एक एंगल बन रहा है, एक एंगल यहाँ बन रहा है, ठीक है, और एक एंगल जो कि यहाँ से एक्चुअल पाथ जो होना था आपकी लाइट रे का, मतलब जैसे सीधी जानी चाहिए थी लेकिन बैंड हो गई, तो जिस रास्ते से वो सीधे जाएगी उसको और जिस रास्ते से वो बाहर गई है उसे अगर मैं मिला दूँ तो मुझे यहाँ पर एक एंगल मिलता है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। इस रास्ते से बाहर आई है ऐसे और जाना कैसे चाहिए था, सीधे। तो मैंने क्या किया, इसको इस तरह से एक्सटेंड कर दिया और मिला दिया, तो एक पॉइंट पर आकर के मिलती है जिसे हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। वो एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ डेविएशन, जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई लाइट रे अपने एक्चुअल पाथ से कितना डेविएट हुई है, ठीक है। तो इस डायग्राम में आपको क्या क्या दिया हुआ है, यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन है, आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। पी क्यू इज़ द इंसिडेंट रे, दिस इज़ योर पी क्यू, इंसिडेंट रे मतलब जो लाइट रे प्रिज्म के अंदर एंटर कर रही है। क्यू एम इज़ द रिफ्रैक्टेड रे, क्यू एम लाइट रे से ये रिफ्रैक्ट हुई। एम आर इज़ द एमर्जेंट रे, एमर्जेंट रे मतलब कि जो बाहर आती है। तीन नाम आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। रिफ्रैक्टेड मतलब कि किस एंगल के साथ ये रिफ्रैक्ट हुई है, कैसे रिफ्रैक्ट हुई है। तो क्यू एम इज़ द रिफ्रैक्टेड रे एंड पी क्यू इज़ इंसिडेंट रे एंड यहाँ से आपकी जो एम आर है दिस इज़ योर इमर्जेंट रे। सॉरी आपके माइक अगर आप सुन रहे होंगे हेडफोन लगा के तो शायद मेरी खांसी की आवाज़ से आपके कान के पर्दे फट गए होंगे, लेकिन उसके लिए सॉरी। थोड़ी सी सर्दी है, मुझे ज़ुकाम है इस वक्त, तो थोड़ा कंसिडर कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे तीन रेज हैं जैसा मैंने आपको बताया, एक तो इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड इमर्जेंट रे। इन तीनों रे के बारे में हम जान गए। अब बारी आती है एंगल्स की। तो हमारे पास एंगल ऑफ प्रिज्म है। वेयर इज द एंगल ऑफ प्रिज्म, दिस इज द एंगल ऑफ प्रिज्म। दो सरफेस के बीच में बनने वाला एंगल इज योर एंगल ऑफ प्रिज्म, ये याद रखना बच्चों। आगे आ जाओ, एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है, जिस एंगल के साथ ये मतलब जिस पॉइंट पर जाकर के इंसिडेंट होती है उस पॉइंट पर जब आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे तो नॉर्मल और इस इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल होता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट। देन उसके बाद होगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो जिस एंगल के साथ ये रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है, नॉर्मल के साथ ही ये बनेगा। ये देखिए, ये आपका नॉर्मल है और ये आपकी रिफ्रैक्टेड रे है, तो इन दोनों के बीच में बनने वाला जो एंगल है वो आपका कहलाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। देन उसके बाद होता है एंगल ऑफ इमर्जेंस। तो जिस एंगल के साथ ये बाहर जा रही है और जिस पॉइंट से जा रही है उस पॉइंट पर अगर आप नॉर्मल बनाओगे तो बीच में एक आपको एंगल मिलेगा, दैट इज योर एंगल ऑफ इमर्जेंस। नाउ एंगल ऑफ डेविएशन। डेविएशन का मतलब होता है कि कितने एंगल के साथ डेविएट हुई। तो ये हमने कैसे निकाला, ये आपकी लाइट रे का एक्चुअल पाथ था, ठीक है, और आपकी लाइट रे अब इस पाथ से बाहर गई है, ठीक है। किस पाथ से बाहर गई बच्चों, ये वाले पाथ से बाहर गई है, ठीक है ना। तो अब जब मैं इन दोनों लाइट रे को इस तरह से मिला दूंगी तो जिस पॉइंट पर आकर के मिलेगी वहाँ पर अगर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो आपको एक एंगल वहाँ पे मिलेगा जिसको हम कहते हैं एंगल डी, विच इज़ द एंगल ऑफ डेविएशन, जो आपको ये बताती है कि कितने एंगल के साथ कोई लाइट रे डेविएट हुई है। क्लियर है। सो in the given diagram, a ray light PQ is entering from air to glass at the first surface AB सरफेस से एंटर हुई है। द लाइट रे ऑन रिफ्रैक्शन इज बैंड टुवर्ड्स द नॉर्मल, उसके बाद बैंड हो गई। एट द सेकेंड सरफेस AC द लाइट रे एंटर फ्रॉम द ग्लास टू एयर, अब वापस ग्लास से एयर हो गई है, सो इट बैंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। जैसा मैंने आपको बताया कि भाई जब वो ग्लास से एयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल हो जाएगी। अब हमारे लिए जानना क्या ज़रूरी है, हमारे लिए जानना ज़रूरी है एंगल ऑफ डेविएशन। तो इट इज़ द एंगल एट विच इमर्जेंट रे एक्सटेंडेड बैकवर्ड मेक्स द इंसिडेंट रे, ठीक है। ये किसके बीच में एंगल है, इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे के बीच का एंगल इज एंगल ऑफ डेविएशन, जो कि आपको ये बताता है कि कोई भी लाइट रे अपने पाथ से कितना डेविएट हुई है, किस एंगल के साथ डेविएट हुई है। इट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रिज्म, इट डिपेंड्स ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है। ये जो एंगल डी है, ये जो एंगल ऑफ डेविएशन है, ये किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा। ऑब्वियस सी बात है, किस एंगल के साथ कोई लाइट रे आ रही है और किस एंगल के साथ जा रही है, तो इसे कोई हम क्या कहेंगे, उसी पर ही ये डिपेंड करेगी, ठीक है। उससे इसकी वैल्यू में चेंजेस आएंगे और साथ ही साथ हमें इस एंगल को यहाँ से माइनस करना होगा, विच इज़ योर एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। तो अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन निकालूंगी तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस प्लस एंगल ऑफ माइनस एंगल ऑफ प्रिज्म,
ठीक है, तो ये पॉइंट आपको याद रखना है बच्चों बहुत अच्छे से। एंगल ऑफ डेविएशन क्या होता है फिर से एक बार बता दूं, याद रख लीजिए दैट इट इज द एंगल बिटवीन इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे विच शोज दैट हाउ मच द इंसिडेंट रे बैंड्स फ्रॉम इट्स एक्चुअल पाथ। Okay, now the value can be determined by the help of emergent angle, incident angle and the angle of prism. So हम कैसे निकालेंगे इसे? Angle of D equals to angle I plus angle E minus angle A. A याद रखिएगा, माइनस करना है, वो क्या है? वो है एंगल ऑफ प्रिज्म। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अब जानते हैं कि डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होता है। तो स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स 7 कलर इज डिस्पर्जन। याद रखोगे, द फिनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट कलर्स व्हेन इट पासेस थ्रू अ प्रिज्म इज कॉल्ड डिस्पर्जन ऑफ लाइट। या प्रिज्म से चले जाए या फिर कभी भी जब लाइट रे किसी रेयर से डेंसर मीडियम पे जाती है तो वो अपने पाथ से डेविएट होती है और व्हाइट लाइट 7 कलर्स में टूट जाती है, स्प्लिट हो जाती है। इसी को हम कहते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। दिस बैंड्स ऑफ द 7 कलर्स सो ऑब्टेन द विबग्योर। ये विबग्योर जो है याद करने का तरीका है, ये अपने 7 कलर्स में डिवाइड होती है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। इसे हम क्या कहते हैं? इन 7 कलर के कॉम्बिनेशन को हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे? स्पेक्ट्रम। याद रखना है, ये सारी चीजें भूलना नहीं है, ठीक है। तो ये स्पेक्ट्रम होता है। डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है? तो डिस्पर्जन के लिए आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा कि स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूट 7 कलर्स आर इज नोन एज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट को समझने के लिए ये देखना पड़ेगा कि कैसे ये डिस्पर्जन ऑफ लाइट होता है। अब देखिए, समझिए, हमारी जो व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट मतलब जो लाइट है वो व्हाइट होती है, वो इन 7 कलर से मिलके बनी होती है। अब इन 7 कलर में कौन कौन से कलर है? वायलेट है, इंडिगो है, ब्लू है, ग्रीन, येलो, ये सारे कलर्स हैं। अब ये जो सारे कलर्स हैं ये बिखर क्यों जाते हैं? इसीलिए बिखर जाते हैं क्योंकि इन सभी की वेवलेंथ अलग अलग होती है। क्या क्या अलग होती है? वेवलेंथ। ये वेवलेंथ को याद रखना है बच्चों, इसको आप हायर क्लासेस में और अच्छा पढ़ोगे। तो वेवलेंथ जो है इन सब की अलग अलग होती है, जिसकी वजह से जिसकी जितनी अच्छी वेवलेंथ वो उतना कम डेविएट होता है। तो सबसे अच्छी वेवलेंथ जो है वो रेड कलर की होती है। तो देखिए, सबसे कम डेविएट कौन हुआ है? रेड। उसके बाद होती है ऑरेंज की, येलो की और सबसे कम होती है वायलेट की। तो जिसकी जितनी वेवलेंथ कम वो उतना ज़्यादा अपने पाथ से डेविएट होना शुरू कर देता है। इसीलिए जैसे ही वाइट लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में एंटर करती है तो सारे कलर्स अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ अपने अपने रास्ते से, अपने अपने पाथ से डेविएट हो जाते हैं। इसी डेविएशन के कारण हमें ये 7 कलर्स जो है वो दिखाई देते हैं। और ये 7 कलर्स जब बाहर जाते हैं तो अगेन वही फिनोमेना होता है कि रेयर से जब डेंसर में जा रहे हैं तो स्प्लिट होंगे, डेविएट होंगे। उसी तरीके से जब ये रेयर से डेंसर में अगेन, डेंसर से रेयर में अगेन जाते हैं तो इसीलिए 7 कलर्स हमें दिखाई देते हैं, क्योंकि 7 कलर टूट चुके होते हैं और सभी अपने नॉर्मल से अवे होते होते कुछ इस तरह के कलर आपको बाहर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो स्प्लिटिंग ऑफ 7 कलर्स व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर्स इज नोन एज डिस्पर्जन। एंड डिस्पर्जन क्या होता है, क्यों होता है, ये मैंने अभी आपको बताया। क्योंकि हर कलर की जो वेवलेंथ है वो अलग है। जिसकी जितनी ज़्यादा वेवलेंथ होती है वो उतना कम डेविएट होता है, जितनी कम वेवलेंथ होगी उतना ज़्यादा डेविएट होगा। तो इस हिसाब से हमें समझ में आया कि रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और वायलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है। दूसरी चीज़ ये भी याद रखिए कि जिसकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है वो नज़र भी सबसे ज़्यादा आता है। तो इसीलिए जितने भी खतरे के निशान होते हैं उन्हें लाल कलर से बनाया जाता है, क्योंकि उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होने की वजह से वो दूर से ही आपको दिखाई दे जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। कॉज ऑफ डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन क्यों होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, डिस्पर्जन का कारण ही यही है कि जब ये लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो उसकी स्पीड हो जाती है कम। स्पीड कम हो जाने की वजह से वो अपने पाथ से डेविएट होती है, पाथ से डेविएट होती है तो अपने 7 कलर्स में टूट जाती है। ओके, सो द लाइट रे ऑफ डिफरेंट कलर्स ट्रैवल विद द सेम स्पीड इन वैक्यूम एंड एयर, बट इन एनी अदर मीडियम दे ट्रैवल विद द डिफरेंट स्पीड्स एंड बैंड्स थ्रू डिफरेंट एंगल विच लीड्स to the dispersion of light। because जब भी कोई लाइट रे रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो अपने पाथ से डेविएट होती है, बिकॉज उसकी स्पीड जो है वो कम हो जाती है। इस स्पीड के कम हो जाने की वजह से ये अपने पाथ से अपनी अपनी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग डेविएट हो जाती है और हमें 7 कलर्स इस तरह से दिखाई देते हैं। आई होप बच्चों ये समझ में आ रहा है आपके।
तो रेड लाइट हैज़ अ मैक्सिमम वेवलेंथ एज आई डिस्कस्ड एंड वायलेट लाइट हैज़ द मिनिमम वेवलेंथ. सो इन एनी मीडियम रेड लाइट ट्रेवल फास्टेस्ट एंड डेविएट लीस्ट while the violet travels the slowest and deviate maximum. ओके तो रेड लाइट क्योंकि मैक्सिमम वेवलेंथ की है इसलिए सबसे ज़्यादा फास्ट चलती है, सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रेवल करती है, और वायलेट का जो वेवलेंथ होती है वो सबसे कम होती है, इसकी वजह से उसकी स्पीड भी कम है और वो सबसे ज़्यादा डेविएट होती है. नाउ रिकॉम्बिनेशन ऑफ वाइट लाइट, इज दैट पॉसिबल कि जब कोई लाइट रे किसी प्रिज्म में एंटर करे और बाहर अपने 7 कलर में डिवाइड हो जाए तो उन 7 कलर को बिल्कुल हम वापस से मिला सकते हैं? बिल्कुल मिला सकते हैं, लेकिन आपको एक बात याद रखनी होगी कि आपको फेस जो है वो उल्टा करना होगा. मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भी कोई प्रिज्म इस तरह से सीधा रखा है और आप ये चाह रहे हैं कि ये जो सारे कलर्स हैं ये मिलकर के एक हो जाएं, तो इसके लिए आपको दूसरे प्रिज्म को उल्टा रखना होगा लाइक दिस. ओके, तो जब ये मान लीजिए कि कोई वाइट लाइट यहाँ से एंटर कर रही है, ठीक है, यहाँ से एंटर जब कोई भी वाइट लाइट करती है तो वो डेविएट होगी, तो अपने 7 कलर्स में डिवाइड होगी. हम यहाँ पे 7 कलर्स नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम सिर्फ 2 कलर्स कंसिडर कर रहे हैं, एक रेड एंड द सेकेंड वन इज वायलेट, जिसको मैं ब्लू से इंडिकेट कर रही हूँ. ओके, तो जब ये वापस बाहर जाएंगे तो व्हाट विल यू सी कि इस तरह से वायलेट आपको मिलेगा और इस तरह से रेड. अब मैंने अगर यहाँ पर कोई सरफेस रख दी है, उल्टी सरफेस रखी है, तो ये उल्टी सरफेस से क्या होंगे, ये कलर्स आए, यहाँ पे नॉर्मल बना, अब ये अपने नॉर्मल से दूर जाएंगी तो इस तरह से जाएगी, ये अपने नॉर्मल से दूर जाएगी तो इस तरह से जाएगी. ठीक है, तो अगर ऐसे ही प्रिज्म रख देते तो क्या होता, ऐसे ही रख देते तो ये मिलती नहीं और ज़्यादा डेविएट हो जाती. हमें दोनों को मिलाना था इसलिए हमने उल्टा किया ताकि जो ये नॉर्मल बनाए उससे किस तरह से डेविएट हो, जब वो उसके से दूर जाएंगी तो इस तरह से डेविएट होंगी और एक पॉइंट पर आकर के फिर मिल जाएंगी. और जब बाहर आएंगे कलर्स तो आपको कौन सी कलर की लाइट मिलेगी, आपको यहाँ से वाइट लाइट ही मिलेगी. ठीक है, तो न्यूटन शोज दैट, किसने बताया था ये? न्यूटन ने. तो न्यूटन शोज दैट द रिवर्स ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ लाइट इज ऑल्सो पॉसिबल. डिस्पर्जन का रिवर्स भी कर सकते हैं. ही कैप्ट 2 प्रिज्म क्लोज टू ईच अदर, वन इज इरेक्ट इन इरेक्ट पोजिशन एंड द अदर इन इन्वर्टेड पोजिशन. इरेक्ट मतलब सीधी पोजिशन में एक को रखा है और दूसरे को हमने इन्वर्टेड पोजिशन में रखा हुआ है. द लाइट गेट्स डिस्पर्स्ड व्हेन पास थ्रू द फर्स्ट प्रिज्म. भाई जैसे ही वो पहले प्रिज्म से पास होगी तो डिस्पर्स हो जाएगी, दूर दूर जाएगी. एंड द सेकेंड प्रिज्म रिसीव्स ऑल द 7 कलर्स रे. आप इसको एनिमेटेड फॉर्म में देख सकते हैं कि जब लाइट रे इस तरह से आएगी तो डिस्पर्स हो गई, मतलब कि फिर 7 कलर्स में ये टूट गई. टूटने के बाद जब ये सारे कलर्स दूसरी लाइट में जाते हैं बच्चों, तो देखो कितने प्यारी तरीके से मिल जाते हैं. तो ऑल द 7 कलर रे फ्रॉम फर्स्ट प्रिज्म, ये सारे क्या हो गए, पहले प्रिज्म में तो बिखर गए, एंड रिकम्बाइंस दैम इनटू ओरिजिनल वाइट लाइट इन सेकेंड प्रिज्म. दूसरे प्रिज्म में जाके वाइट लाइट में मिल जाते हैं. दिस ऑब्जर्वेशन शोज दैट द सनलाइट is made up of the 7 colors. Any light that gives a spectrum similar to that of the sunlight is called white light. ठीक है, तो कोई भी लाइट, हर लाइट में क्या होता है, 7 कलर्स होते हैं. तो हर लाइट क्या करती है, वाइट लाइट है. तो वाइट लाइट का मतलब क्या होगा कि इसके अंदर सभी में 7 कलर्स हैं. नाउ व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द रेनबो. अब रेनबो कब होता है? रेनबो जनरली होता है बारिश के टाइम पर. बारिश के टाइम में मतलब कि जब एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा हो और आपके सामने की तरफ सन हो. मतलब अगर मैं इस तरह से खड़ी हूँ तो मेरे सामने मुझे सूरज दिखाई देना चाहिए. ठीक है, रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम अपेयरिंग इन ए स्काई आफ्टर अ रेन शावर. रेन शावर होने के बाद होता है. अब क्या होता है कि भाई अगर लाइट रे आ रही हैं, ठीक है, तो लाइट आई और लाइट आके क्या होगी, अब भाई मान लीजिए सन यहाँ है, सन की पोजीशन यहाँ है, अब उससे वाइट लाइट आई और वाइट लाइट आई, ऊपर क्या है, एयर में. पहले एयर थी लेकिन अब क्या है, एयर के साथ में मॉइस्चर कंटेंट भी है, पानी की कंटेंट है, पानी की बूंदें हैं. और पानी की जो बूंद है, जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं, वो एज कंपेयर टू एयर कैसी होती है बच्चों, डेंसर होती है. तो जब लाइट रे एयर से उस डेंसर मीडियम में जाएगी तो क्या होगा, लाइट जाती है तो उसके अंदर जाने के बाद रिफ्रैक्ट होती है, और साथ ही साथ रिफ्रैक्ट तो होती है, और जैसे ही लाइट किसी ड्रॉप के अंदर जाती है तो उसका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो जाता है. ठीक है, इंटरनल रिफ्लेक्शन मतलब अंदर के अंदर ही वो रिफ्लेक्ट होती है कुछ इस तरह से. ठीक है, ये आपको डायग्राम भी दिख रहा है यहाँ पे कि लाइट रे एंटर करी, ठीक है, इस पॉइंट पर, फिर उसके बाद यहाँ से टकरा के उसी पॉइंट से वापस आती है और बाहर दिखाई देती है आपको. ठीक है, अब ये जब
कलर, ये जो लाइट है वाइट लाइट, जैसे वो पानी की बूंद में जाएगी तो क्या होगी, अपने 7 कलर्स में टूटेगी। सारे 7 कलर्स का इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो सब टकरा के उसी बूंद के अंदर आते हैं और इस तरह से ऊपर रेड, नीचे वायलेट आपको कलर दिखते हैं और बीच में जितने भी कॉन्स्टिट्यूट कलर होते हैं वो आपको उसमें दिखाई देते हैं। तो भाई रेनबो के टाइम पे रेनबो क्यों दिखाई देता है, रेनबो का फॉर्मेशन का मतलब क्या है, तो दिस इज जस्ट अ फिनोमिना ऑफ डिस्पर्जन ऑफ लाइट। जब भी कोई व्हाइट लाइट किसी रेयर से डेंसर मीडियम में जाती है तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि वो 7 कलर में टूटेगी। इसी तरीके से आसमान में भी जब पानी का कंटेंट ज़्यादा हो जाता है तो वहाँ पर एक डेंसर मीडियम क्रिएट हो जाता है। एयर से जब लाइट उस पानी के ड्रॉपलेट में जाती है तो पानी के ड्रॉपलेट में जाने की वजह से पहले उनको रिफ्रैक्ट होकर इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद अगेन वो बाहर रिफ्रैक्ट होती है, तो हमें कलर सारे टूटे हुए नज़र आते हैं। और ये एक पानी की बूंद नहीं, बहुत सारी पानी की बूंदें मिलकर के पूरा आपको किस तरह से, मान लीजिए यहाँ बहुत सारी पानी की बूंदें हैं तो आपको इस तरह से पूरा रेड, देन वायलेट, देन रेड के बाद मतलब कि आपका विवग्योर कलर को अगर देखें तो ऑरेंज कलर दिखेगा, ग्रीन कलर दिखेगा, येलो कलर दिखेगा, सारे कलर्स आपको इस तरह से दिखाई देते हैं। तो अ रेनबो इज़ अ नेचुरल स्पेक्ट्रम appearing in the sky after a rain shower. It is caused by dispersion of sunlight by the tiny water droplets present in the atmosphere. जैसे मैंने आपको बताया, a rainbow is always formed in the direction opposite to that of the sun. अब भाई सन की डायरेक्शन और रेनबो की डायरेक्शन हमेशा अपोजिट होती है, क्योंकि मैंने आपको बताया सन यहाँ है तो रेनबो का फॉर्मेशन मुझे जस्ट सामने दिखेगा। ओके, सो दिस इज़ द कलरफुल डायग्राम। अगर आप चाहते हैं इसको नोट डाउन करना तो आप कर सकते हैं। द वाटर ड्रॉपलेट्स एक्ट लाइक स्मॉल प्रिज्म। क्या होता है, क्योंकि जो वाटर के ड्रॉपलेट्स होते हैं वो छोटे छोटे प्रिज्म की तरह काम करते हैं। दे रिफ्रैक्ट एंड डिस्पर्स द इंसिडेंट सनलाइट, देन रिफ्लेक्ट इट इंटरनली एंड फाइनली रिफ्रैक्ट इट अगेन। ठीक है, क्या करते हैं, देखो यहाँ से वाइट लाइट आई तो सबसे पहले तो ये रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट हुई तो 7 कलर में टूट गई। देन उसके बाद इनका क्या होता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद ये अगेन रिफ्रैक्ट होती हैं और इस तरह से रेन ड्रॉप से बाहर कैसे आती हैं, 7 कलर में टूट कर बाहर आती है, स्प्लिट होकर के आती हैं। तो ड्यू टू द डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट एंड इंटरनल रिफ्लेक्शन डिफरेंट कलर रीच द ऑब्जर्वर आई। अब क्योंकि इसी की वजह से रिफ्लेक्शन और इंटरनल रिफ्लेक्शन और डिस्पर्जन ऑफ लाइट की वजह से जो 7 कलर हैं वो ऑब्जर्वर मतलब हम यहाँ पर होते हैं तो हमें ये सारे कलर्स दिखाई देते हैं। A rainbow can also be seen on a sunny day by looking at the sky through a waterfall or through a water fountain with the sun behind you. अगर आपके पीछे सन है और अगर सामने वाटरफॉल है तो आपको उसमें भी रेनबो का फॉर्मेशन दिख सकता है। तो आई होप आज का जो वीडियो लेक्चर था आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ पहले के जो भी वीडियो है वो भी ज़रूर देखिएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे पास हर सब्जेक्ट के ऑनलाइन वीडियो लेक्चर्स हैं, आप जा कर के चेक कर सकते हैं और साथ ही साथ आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी हम करवाते हैं। तो एक बार ज़रूर विज़िट करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अगर कोई डाउट है तो कमेंट करें। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।